हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल मजे में हो। आइए करते हैं शुरुआत ऑप्टिक्स के आखिरी सेशन की। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप, कैमरा, ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन विजन, ये सारी बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। तो बिना किसी डीले के करते हैं शुरुआत। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए पहले थोड़ा समझते हैं कि उद्देश्य क्या है, करना क्या चाह रहे हैं हम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपने हाथ पे कुछ लिखो और उसको देखो। अगर आपने आपके हाथ पे कुछ लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डॉट मेरे हाथ पे बना दिया, ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ। इसी हाथ को मैं पास लाता जा रहा हूँ, पास लाता जा रहा। अब मैं आपको कहूँ कि इसे देखो, अपनी आंखों के बहुत पास ले आओ, बहुत पास ले आओ, बहुत पास ले आओ। बहुत स्ट्रेन डेवलप होगा आंखों में। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आप उसको नहीं देख पाएंगे। और ये तो चलो सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। यदि मैं कुछ अक्षर ले लूँ, कुछ वर्ड्स ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक ले ली, ठीक है। अब इस बुक में कुछ लिखा हुआ है, हमारा पीडब्ल्यू का मॉड्यूल। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं रीड कर सकता हूँ इसको यहाँ से, आप लोग भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको पास लाते जाऊँ, पास लाते जाऊँ, इतनी पास ले आऊँ, तो कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अक्षर नहीं दिख, कोई भी अक्षर नहीं दिख रहे। मतलब क्या निकल रहा है बात का? सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेफ रीडिंग के लिए, प्रॉपर रीडिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, हमारी आंख भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट के से आपको एक मिनिमम सेफ डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए जिसपे कि रीडिंग पॉसिबल हो। वो कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, दो बातें लिख रहा हूं मैं यहां पे आपके सामने। सबसे पहली बात कि मान लो ये ह्यूमन आई है, मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई है, ये एक इंसान की आंख है, सुंदर सी, है ना। ड्राइंग पे जज मत करना। ये ह्यूमन आई है, मान लेते हैं कि है, ओके। अब आपने क्या किया? आपने इस आंख के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा, आपने इस आंख के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा। कितने डिस्टेंस पे रखा? उस मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जिसपे कि वो दिख सकता है, जिसको हमने कहा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है, वैसे तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हम क्या समझना चाह रहे हैं? अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे एक एंगल बनाया जा रहा है आंख के द्वारा। वो एंगल, वो एंगल जो कि आपकी आंखें बना रही हैं, आपकी आंखें और ये ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम्स के बीच में बन रहा है, ये कहलाता है विजुअल एंगल। ये एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल कहलाता है विजुअल एंगल। थोड़ी सी चर्चा विजुअल एंगल पे कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें विजुअल एंगल पे कर लेते हैं। मान लो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊं तो विजुअल एंगल के साथ क्या होगा? मान लो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ले आऊं, मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आऊं, यहां तक ले आऊं, तो विजुअल एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। विजुअल एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, विजुअल एंगल बढ़ गया। देखने में समस्या होगी, देखने में समस्या होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देखना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा मैग्नीफाइड देखना चाहते हैं और आपकी इच्छा ये हुई कि मैं इसको पास ले आऊं, तो यहाँ पे लिमिटेशन है, यहाँ पे लिमिटेशन है। एक सर्टेन डिस्टेंस से ज़्यादा पास आप नहीं ला सकते, वरना आपको कुछ नहीं दिखेगा, समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज कैसे बनाएं हम, इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज कैसे बनाएं। एक विचार आया, एक विचार आया। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने मैग्नीफिकेशन कहा, तो एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो आज तक आपने मैग्नीफिकेशन क्या पढ़ा है? आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा है
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जिस मैग्निफिकेशन की हम बात करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। तो बातों में, टेक्निकल बातों में जाने के पहले कुछ बिल्कुल ही आपको मैं गाइडलाइंस दे दूं, कुछ बातें बता दूं, ताकि आप लोगों को आगे चीज़ें कनेक्टेड लगें। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे एज दी एंगल, या तो विजुअल एंगल ही लिखते हैं, विजुअल एंगल ऑफ आई विथ दी इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कोई भी माइक्रोस्कोप जो है, जो भी लेंस आपने यूज की है, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया उसको बड़ा करने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कितना विजुअल एंगल बन रहा है, ओके, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल ऑफ आई विथ दी ऑब्जेक्ट, विथ द ऑब्जेक्ट एट डी। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को जब कहां पे रखा हुआ है, डी पे रखा हुआ है, या मैं और प्रिसाइसली बोलूं तो विजुअल एंगल ऑफ अनएडेड आई, इसमें मैं एक टर्म और यूज कर रहा हूं, अनएडेड, मतलब कोई आपने अनएडेड आई, मतलब आपने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आंख के साथ यूज नहीं किया है, चश्मा नहीं पहना है आपने, लेंस नहीं ली है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख रहे हैं आप, ठीक है। इनका रेशो कहलाने वाला है मैग्निफिकेशन, इनका रेशो कहलाने वाला है मैग्निफिकेशन। अब नॉर्मल आंख के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, इसको हम लोग जो है बीटा कह देते हैं। तो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एज बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, बीटा डिवाइडेड बाय, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। लिखिए जरा इस बात को सभी लोग, काम की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लिखते चलो तेज रफ्तार में, डन 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 डन, साथ साथ में लिखते चल रहे हो। चलिए तो इसका चित्र बनाते हैं। अब उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि सर आप तो मैग्नीफाई करवाओ, तो उसके लिए एक लेंस यूज करूंगा मैं। कैसी लेंस यूज करूंगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा। उससे क्या होगा, देखो जरा क्या होगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, ओके। देखो अब जरा, अब ये आपके सामने लेंस है। कैसी लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। कैसी लेंस है ये? कन्वर्जिंग लेंस। हमको ये बात मालूम है कि यदि मैं एक मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहता हूं तो मुझको ये बताओ कि ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ रखना पड़ेगा। सर ऑब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में? ना ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखोगे तो इस तरफ इमेज बनेगी, यहाँ रखोगे मैग्नीफाइड बनेगी, लेकिन लेकिन कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। हम सीधी इमेज चाह रहे हैं, हम सीधी इमेज चाह रहे हैं। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि आप सर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो। क्या आपने रख दिया ऑब्जेक्ट? ठीक है, मान लिया आपकी बात। ये क्या है? ये है हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ से मैंने खींच दी, यहाँ से मैंने भेज दी रेज, एक पैरेलल भेजी। अगर पैरेलल भेजी तो कहाँ से पास हुई? तो कहाँ से पास हुई? अगर पैरेलल भेजी तो, अगर पैरेलल भेजी तो फोकस से पास हुई, है ना। और यदि ऑप्टिकल सेंटर से भेजी तो वहीं से पास हुई, एज इट इज निकल ली, एज इट इज निकल गई, है ना। इसको फिर आपने क्या किया? इसको फिर आपने क्या किया? इसको फिर आपने क्या किया? पीछे स्ट्रेच किया। इसको आपने फिर क्या किया? पीछे स्ट्रेच किया, ओके। ये एच ओ है, ये एच आई है, हाइट ऑफ द इमेज। ये डिस्टेंस कितना कह देंगे आप लोग? बोलते चलना है साथ साथ में, चुप नहीं बैठना है। ये डिस्टेंस यू है,
तो ये डिस्टेंस v बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। ये बन गया u, ये बन गया v। बोलो 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 बोलो, ठीक है, इतनी बात है ना। अच्छा अच्छा, देखो पिछले केस में जब आंख पे, पिछले केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, जब आपने ऑब्जेक्ट को डी पे रखा था, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना पॉसिबल था, जो आप सबसे नजदीक ले आए, जितना नजदीक ला सकते हो। डी के बारे में भी लिख देता हूं। डी क्या है? डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, या तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, एक और इंग्लिश का टर्म यूज कर रहा हूं मैं, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब प्रॉपर विजन, वो सबसे कम दूरी, सबसे नजदीक आप कितना जा सकते हो कि आपको इमेज दिखे, वो कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये है डी। और इस सिचुएशन में एट डी विजुअल एंगल इज मैक्सिमम, क्योंकि मैंने आपको बताया पास जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, इससे पास आप नहीं जा सकते वरना इमेज दिखेगी ही नहीं। विजुअल एंगल इज मैक्सिमम, हाँ या ना? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आपने कह दिया कि यार फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का, बीटा बटे अल्फा। बीटा बटे अल्फा, बीटा कहाँ है? ये इंस्ट्रूमेंट है, हाँ सर है। तो ये जो एंगल होगा जो अब बन रहा है, वो विजुअल एंगल जो इंस्ट्रूमेंट के साथ बन रहा है, वही तो कहलाता है बीटा। हाँ जी, यही कहलाता है, बिल्कुल सही बात लिख दिया हम लोगों ने। तो क्या मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बीटा को मैं h अपॉन यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता है ना। बीटा टेन बीटा एक ही बात है, बीटा टेन बीटा वन इन द सेम थिंग। लिख देता हूं यहां पे मैं, बीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन बेस। लेफ्ट साइड इसलिए इसको मैं माइनस लेने वाला हूं, तो बीटा को मैंने लिखा माइनस का एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय यू। ठीक है, और अल्फा को मैं क्या लिखने वाला हूं, ये अल्फा है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एच ओ ले लो, एच ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच ले लो, एच ओ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय अल्फा, जिसको आप लोग माइनस ऑफ एच ओ डिवाइडेड बाय वी लिखेंगे, माइनस ऑफ एच ओ डिवाइडेड बाय वी लिखेंगे। तो ये एच ओ निपट गए, एच ओ निपट गए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके सामने? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सॉरी एच ओ अपॉन वी नहीं है, एच ओ अपॉन डी है। सॉरी, अल्फा में एच ओ अपॉन डी है, एच ओ अपॉन डी। अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे मैं। अल्फा को आप लिख सकते हैं एच ओ डिवाइडेड बाई डी। वाई? बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल टेन अल्फा और टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा होता है। हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया कितना, मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन d डिवाइडेड बाई यू। ये जनरल एक्सप्रेशन आपके सामने आया है मैग्निफिकेशन का, जिसको मैं डब्बे में डाल रहा हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी है ये, नोट ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह पे पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं यही फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। घूम फिर के यही बात आएगी, घूम घूम के हर जगह यही बात आएगी। ये जो एनालिसिस आपने की है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। फिर से देख लो, हमने बोला कि आँख है हमारी, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं देख रहा हूँ सबसे पास, इस पर मैं देख पा रहा हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। वो डिस्टेंस कितनी हो? 25 सेंटीमीटर है। कितनी डिस्टेंस है वो? स्केल हो तो आपको मेजर करके दिखा देते हैं। अब जैसे ये स्केल है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की स्केल है, 30 सेंटीमीटर की। अब इसको मैं रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको पास लाता हूँ, ये मेरी आँखें, मैं इधर रख रहा हूँ, इधर यहाँ पे ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ, उसको समस्या हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दूर लेके गया, दिख रहा है, दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा मैं जितनी डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, फिर इसको देखना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसको जब मैं पास लाता हूँ, पास लाता हूँ, पास लाता हूँ, पास लाता हूँ, ये देखो समस्या हो रही है। कितनी डिस्टेंस है ये? 12-15 सेंटीमीटर, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है। कहाँ पहुँच गए हम लोग? नियरली 25 तक पहुँच गए, है ना। 30 सेंटीमीटर की टोटल है, 5 पे खड़ा था मैं। 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स बनाओ और 25 सेंटीमीटर पे देखो, उनमें आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे, उनमें आप जज नहीं कर पाओगे। सेपरेटली अगर वर्ड्स लिखें तो उनको रीड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने कहा कि वो सबसे छोटा डिस्टेंस जिस पे कि आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, उस पे ऑब्जेक्ट को रख दो। कितना एंगल बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है। आपने मैग्निफिकेशन डिफाइन कर दिया, विजुअल एंगल विथ द इंस्ट्रूमेंट अपॉन विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट एट डी। डी क्या है पता है आपको। यहां से आप लोगों ने चित्र बनाया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, बड़ी इमेज बनी। क्या आया फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन। लिख लो इतनी तेज रफ्तार में। तो बातों को बढ़ाते हैं आगे, लिखते हैं इसके 2 केसेस। इतना लिख लिया सबने, उम्मीद कर रहा हूं कि इतना लिख लिया है ना। अब हम लोग देख रहे हैं 2 केसेस। आपने मैग्निफिकेशन क्या कहा है? आपने मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला लिख दिया है डी डिवाइडेड बाय यू। ठीक है, मान ली इतनी बात। अब यहां पे आ रहे हैं 2 केसेस। पहला केस, केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 वो ये कहता है कि इमेज जो बन रही है वो बन रही है कहां पे? लीस्ट। पहला केस लेते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। ओके, केस नंबर 1। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होगा। वी कहाँ होगा? वी इनफाइनाइट होगा। तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? आप 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो u को आपने, v को आपने रख दिया इन्फिनिटी, u कितना आ गया? f के बराबर आ गया। अब आप लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दिया d डिवाइडेड बाय u, u की जगह रख दिया f। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, केस 1। सिंपल। केस 2 की बात करते हैं। केस केस नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी पे इमेज बन रही है। कहाँ पे इमेज बन रही है? इमेज डी पे बन रही है। तो आपने कह दिया कि जो v है वो d के बराबर है ना। और क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है इसलिए हमने माइनस डी रखा। क्या रखा? माइनस डी। ठीक है, u नहीं पता, नहीं पता हमको, उसी की तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। u की वैल्यू तो सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, कर देते हैं। हमने लिखा 1/f, 1/f इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, v को आपने लिख दिया माइनस डी, u को रख दिया माइनस यू, u को रख दिया माइनस यू। तो 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 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या आ रही है आपके सामने? 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या आ रही है आपके सामने? 1 अपॉन यू की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। तो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन आपके सामने बन गया d टाइम्स ऑफ 1 बाई यू। d टाइम्स ऑफ 1 बाई यू, d बाई यू मतलब d इंटू 1 बाई यू, है ना। और 1 बाई यू की वैल्यू मैंने रख दी उठा के, क्या रख दी? ये रख दी, ये रख दी एक्सप्रेशन मैंने। तो यही फॉर्मूला क्या दिखने लगा हमको? यही फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का बन गया। दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, पीला कलर यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया 1 प्लस डी बाई एफ। डी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, डी बाई डी 1 और ये डी बाई एफ।
आती है बात समझ में सभी को? क्यों? क्लियर है ऑल ऑफ यू? यह आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1+d/f। कब कब है ये? जब इमेज बन रही है डी पे। ये कब है? जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। चित्र क्लियर है? मैग्निफिकेशन क्लियर है? कंडीशंस क्लियर है? दोनों इतना क्लियर है तो पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियर है। मैं सच बता रहा हूं, अगर इतनी बातें क्लियर हैं जिस पे कि हमने शुरुआत के 20 मिनट इन्वेस्ट किए, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आपको पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। हमने क्या बातें की हैं? हमने ये बातें की, हमने ये बातें की। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है आपके सामने। क्या है बेसिकली? ये एक कन्वर्जेंट लेंस है। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ प्लेस किया है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट बनी है, मतलब वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। और ये चित्र आपको बना के बता चुका हूँ, ये सारी बातें डिटेल में हो चुकी। ठीक, अब चर्चा बढ़ाते हैं थोड़ी आगे। अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। मान लो कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, सिंपल माइक्रोस्कोप, उससे आपको मिला कुछ मैग्निफिकेशन, लेकिन आप चाहते हो कि और बड़ी इमेज बने और मैग्नीफाइड इमेज बने, तो आप क्या करोगे? अभी आप लोगों ने ये कहा कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है? वो है d/u। d तो फिक्स है, मतलब सिर्फ एक पैरामीटर क्या है, आप u चेंज कर सकते हो। मतलब आप पास में लाते जाओ, पास में लाते जाओ, पास में, तो उस पर भी तो लिमिटेशन है। कितना पास ले आओगे? घुसा दोगे बिल्कुल वही लेंस में? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको कुछ और करना पड़ेगा। अब हमको मदद लेनी पड़ेगी दो लेंसेस की। अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी दो लेंसेस। और अब जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो कहलाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इसके दो एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, इसके दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो एलिमेंट, एक कहलाता है ऑब्जेक्ट, एक कहलाता है आईपीस। क्या कहलाता है? आईपीस। एक ऑब्जेक्ट है और एक आईपीस। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस इज आईपीस। लेंसेस के नाम हैं। ऐसे क्यों हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के नज़दीक है। ये ऑब्जेक्ट से रेज गैदर करवा के पहली इमेज बनवाएगा और फिर उस इमेज की इमेज बनाएगी आईपीस, और आपको यहाँ पे दिखेगी। आप कहाँ से ऑब्जर्व करोगे? आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे। आपकी सुंदर सी आंखें कहाँ हैं? यहाँ हैं, इधर, इस तरफ से देख रहे हो, इधर से देख, समथिंग लाइक। ठीक है, यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं इमेज, बनाने की कोशिश करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कैसी इमेज बनेगी? फ्री हैंड बना रहे हैं, है ना? फ्री हैंड बना रहा हूँ, कोई मैं स्केल से मेजर करके नहीं बना रहा हूँ। तो एक रफ इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने कुछ रेज भेजी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेंगी? कहाँ से पास करेंगी? ये फोकस से पास करेंगी। कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी, बिल्कुल। दूसरी रेज कहाँ से भेजी आपने? ऑप्टिकल सेंटर से। कैसे निकलेंगी? अनडिविएटेड निकलेंगी, सीधे स्ट्रेट, बिल्कुल। मान ली इतनी बात, है ना? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, देखते चलना। ये भेजी, फोकस से पास हुई, ये ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, एज इट इज निकली। तो यहां बन रही है पहली इमेज, यहां बन रही है पहली इमेज। इसको हमने कह दिया इमेज नंबर 1। अब आप चाहते हो कि इस इमेज की इमेज बनाई जाए, आप चाहते हो कि इस इमेज की इमेज बनाई जाए, तो क्या करोगे?
एक्सटेंड करो रेज को, एक्सटेंड करो रेज को, ठीक है। ये आपने भेजी रेज, ये आपने भेजी रेज, भेजी। एक्सटेंडेड रेज है। ठीक है? अब इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, को पीछे खींच दो, ये पीछे बन गई इसकी बड़ी सी, ये है फाइनल इमेज, ये है फाइनल इमेज। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज कैसी बनी है? काफी बड़ी बनी है। कैसी बनी है? ये काफी बड़ी बनी है इमेज। कैसी बनी है इमेज? काफी बड़ी बनी है ना। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो गया है। देखो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा इधर, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक बार फिर से बता देता हूँ रे डायग्राम। थोड़ा सा हमारा जो है फ्री हैंड बनाने में एंड में टिल्ट हो गई ये लाइन, ये मेजर्ड डायग्राम है। आपने स्ट्रेट भेजा, ये निकली लाइट इधर से, बिल्कुल फोकस से पास हुई। दूसरी आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, यहाँ जाके मिली, यहाँ जाके रेज मिली। ओके, अब ये बन रही है इमेज नंबर 1, ये बन रही है इमेज नंबर 1। अब इस तरफ से जो रेज जा रही हैं, अब इस तरफ से जो रेज जा रही हैं, काफ़ी रेज निकल रही होंगी, एक तो निकल नहीं रही होगी, काफ़ी सारी रेज जा रही हैं। ये बेसिकली क्या किया है हमने, कि हमने ये जो रेज आगे जा रही थी, ठीक है, और ये जो रेज इधर जा रही थी, इनका रिप्रेजेंटेशन किया, इनका रिप्रेजेंटेशन किया। कई सारी रेज होंगी, एक रे नहीं होगी, ठीक है। हमने इमेज, हमको इमेज फॉर्म करने के लिए कितनी रेज चाहिए? सिर्फ 2 रेज, और एक्चुअल में 2 तो होंगी नहीं, कितनी होंगी? इनफाइनाइट रेज होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 रे थोड़ी निकलती हैं। वो तो आप अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए वैसे बना के दिखाते हो। तो आपने रेज भेजी इधर और ये आपने सेंटर से पास करवा दी। ऐसा क्यों करवाया? ऐसा इसलिए करवाया, ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि ये जो इमेज बनी है, ये बिहेव कर रही है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस नंबर 2। ये आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर शो कर रही है। दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। और हमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट से हम लोग रेज निकालते हैं या निकलती हुई मानते हैं। रियल ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअल में रेज निकल रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि उसमें से रेज निकल रही है। हम लोग ऐसा दर्शा रहे हैं, हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि उसमें से रेज निकल रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। अब इसको पीछे आप एक्सटेंड करेंगे तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी पीछे। ये आपने एक्सटेंड किया, ये आपने एक्सटेंड किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये बन गई इमेज, ये बन गई फाइनल, ये बन गई फाइनल। कैसी है फाइनल इमेज? बड़ी है, काफी बड़ी है, मैग्नीफाइड है, बिल्कुल है। यही तो चाहते थे हम लोग, यही तो चाहते थे। लेकिन सर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव लेंस की और या मैं बात करूं इतने हिस्से की, तो ये जो सिर्फ इतना हिस्सा आप बता रहे हो, इतना हिस्सा जो आप बता रहे हो, ये तो मुझे बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा दिख रहा है। हाँ या ना? हाँ, मतलब सोचो ना कि आपने एक ऑब्जेक्ट रखा एक लेंस के सामने, उसकी इमेज बनी, तो यही बातें तो आपने की थी किसके लिए? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। बस एक एडिशनल बात क्या हो गई? सिर्फ एक चेंज क्या आया कि एक एडिशनल लेंस यहां पे एड ऑन हुई है, एक लेंस यहां पे एड ऑन हुई है, बाकी सारी बातें सेम है। समझ में आती है बातें? चित्र बना लो, के बारे में कुछ लिखते हैं, थोड़ी बातें इसके बारे में लिखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is used to get more magnified image as compared to a simple microscope। अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द
ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा आपने, ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा आपने, ऑब्जेक्ट आपने रखा है जिस लेंस के सामने, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। द इमेज इज सीन थ्रू द आई पीस, जो आंखों के पास है वो आई पीस है। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं मार्क कर रहा हूं ताकि नोट्स में आपका ध्यान सीधे कीवर्ड्स पे जाए। देखो, अगर आपको कल को बोर्ड एग्जाम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख के आने के लिए सवाल आ गया, तो ये जो पूरी बातें हैं ना, ये सब कोई नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर पता क्या पढ़ेगा, कुछ कीवर्ड्स, आपने कितनी कहानी लिखी है, वो पूरी जज होगी आपके उन 4-5 कीवर्ड्स से, और उसके बाद जो आप डेरिवेशन करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। दैट्स इट। कभी भी बोर्ड में बड़ा सवाल आए तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रिक नहीं, बेसिकली लॉजिकल बात है। ठीक है, सबसे पहले अगर डायग्राम है तो एग्जामिनर डायग्राम जज करेगा कि आपने कितना क्लियर, कितना लेबल डायग्राम बनाया है। दूसरी बात, आपकी डेरिवेशंस की स्टेप्स वो देखेगा। और तीसरी बात, आखिरी में वो पढ़ेगा आपकी कहानी, कि आपने किस पिक्चर की कहानी लिखी है इसमें। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कहानी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लिखते जाते हैं, और उसमें से कई बार जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, वो मिसिंग होते हैं, तो वो पूरी बिल्कुल फिर काट दी जाती है। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी बात आप कह रहे हैं बहुत क्लियरली, डिस्टिंक्टली बोलो, कम शब्दों में बताओ अपनी बात। आप क्या बताना चाह रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि एक ऑब्जेक्टिव है, एक आई पीस है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास में, आई पीस आँख के पास में, मैग्नीफिकेशन कम पड़ रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसलिए कंपाउंड यूज़ किया, 2 लेंसेज यूज़ की, अच्छी बात है। और टेक्निकलिटी इसमें ऐड करते हैं। हमने कहा कि आई पीस जो है ये बड़ा क्यों है। आपके दिमाग में सवाल आया होगा, जितने भी लोगों ने अभी चित्र देखा उनके दिमाग में ये सवाल आया होगा, और नहीं आया तो आना चाहिए, कि सर आई पीस आपने बड़ा क्यों लिया, ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों नहीं ले लिया, उल्टा डायग्राम क्यों नहीं बनाया आपने। उसका रीज़न कोई सोच सकता है? अगर रीज़न आपने सोचा तो चैट में बताओ मुझे, क्या रीज़न सोचा आपने। आई पीस बड़ा इसलिए है क्योंकि आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम रेज उस आईपीस से निकल के आपकी आंखों तक जाएं। आप ये चाहते हो कि अधिक से अधिक रेज उस आईपीस से गुजरें और आपकी आंखों तक पहुंचे, ताकि आप एक शार्प, इंटेंस इमेज क्रिएट कर सको। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। आपको चाहिए एक इंटेंस इमेज, आपको चाहिए एक शार्प इमेज, और वो तब मिलेगी जब बहुत सारी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज पास हो पाएंगी इस आईपीस से और पहुंचेंगी आपकी आंखों तक। ये बात ध्यान रखना। चलिए, हाँ, तो हमने कहा aperture of objective lens is less as compared to eyepiece because the object is very near, so collection of more light is not required for the objective के पास बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा बड़ा aperture रखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के पास है। प्लस आप इसमें ये बात ऐड कर सकते हैं कि वी नीड अ शार्प इमेज, लिख देता हूं यहाँ पे, ये बात यहाँ पे लिख देता हूं, वी नीड a sharp intense image, sharp image, therefore maximum rays should gather through eyepiece, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आईपीस, आईपीसी लिख दिया है मैंने, आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो बातें बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। अगर इसमें हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमको ये बात मालूम है क्या हमको ये बात मालूम है कि यदि दो लेंसेज हैं, यदि हमारे पास 2 लेंसेज हैं, एक लेंस नंबर 1, एक लेंस नंबर 2, तो इस सिचुएशन में जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है उसको मैं लिखता हूं m1 टाइम्स ऑफ m2। इतनी जानकारी हमारे पास है क्या, इतनी जानकारी हमारे पास है क्या, बताइए जरा, है कि नहीं है इतनी जानकारी? बिल्कुल है।
मैग्निफिकेशन को आप क्या लिखेंगे? मैग्निफिकेशन को आप लोग क्या लिखेंगे? M1 को आप लोग क्या लिखेंगे? M1 की इमेज कहां बन रही है आप वो देखिए। सिर्फ ऑब्जेक्ट लेंस देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस देखिए, उसकी इमेज कहां बन रही है? उसकी इमेज H1 पे बन रही है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सिर्फ ऑब्जेक्ट लेंस देखिए, उसकी इमेज H1 पे बन रही है। सिर्फ ऑब्जेक्ट लेंस देखिए, उसकी इमेज H1 पे बन रही है और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये है v0, ये है u0। तो क्या आप लोग मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव यानी MO मैं चाहूं तो लिख दूं? क्या मैं MO लिख सकता हूं? क्या मैं MO लिख सकता हूं? क्या हम लोग इसको v/u लिख सकते हैं? क्या हम इसको v/u लिख सकते हैं? लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मुझको बताइए कि M2 को आप क्या लिख सकते हैं? अब आप मुझको बताइए कि M2 को आप क्या लिख सकते हैं? M2 यानी मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस। M2 यानी मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, इमेज डिस्टेंस VE। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, सॉरी V/U होता है, इमेज डिस्टेंस VE अपॉन U। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। क्या लिख दिया हम लोगों ने? V/U इंटू D/UE। V/U इंटू D/UE। VE क्या है? व्हाट इज VE? VE इज D। VE क्या है? VE क्या है? VE क्या है? D है, D। D है, D है, D है, D। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा M1। M1 को आपने लिख दिया V0/U0। M2 को आपने लिख दिया VE। VE को लिखा D डिवाइडेड बाय ये UE, ये है U। ठीक है, इतनी बातें, इतनी बातें ठीक हैं सभी लोग? इन बातों में कोई तकलीफ, कोई समस्या किसी को भी नहीं है? बस अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग दो केसेस लिखेंगे। इसके बाद दो केसेस लिखेंगे, वही जो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लिखे थे। पहला केस कि जब आपने इमेज फॉर्म कर दी डी पे, केस नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड एट डी। केस नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड एट डी। केस नंबर 1, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। अगर फाइनल इमेज आपकी डी पे फॉर्म हो रही है तो एक्सप्रेशन आपका 1/u का क्या आया था? 1/u का एक्सप्रेशन क्या आया था? 1/u का एक्सप्रेशन क्या आया था? 1/f प्लस 1/d। 1/u का एक्सप्रेशन क्या आया था? 1/f प्लस 1/d। यानी मैग्निफिकेशन उस लेंस का जो डी पे इमेज बना रही है होता है 1 प्लस d/f। आप मुझको बताओ f किसका लूंगा मैं? आईपीस का या ऑब्जेक्टिव का? आई होप कि सवाल आपको समझ में आया है। सवाल ये है कि पहले केस में अगर इमेज डी पे बन रही है तो जो 1/u का एक्सप्रेशन है इस लेंस के लिए, मतलब इन शॉर्ट जो दूसरा मैग्निफिकेशन है, आईपीस का मैग्निफिकेशन है, उसको मैं लिखूंगा D/u। और u को मैं क्या लिखूंगा? 1/u को 1/f प्लस 1/d। यानी ये टर्म क्या बनी थी? ये बनी थी 1 प्लस d/f। 1 प्लस d/f। f किसका लूंगा? सीधी सी बात है, ये बना रही है डी पे इमेज तो मैं इसी का लूंगा। तो ये आ गया FE। कब? कब? जब इमेज बन रही है डी पे। तो ये आईपीस का मैग्निफिकेशन और ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं। ये आईपीस का मैग्निफिकेशन, ये आईपीस का मैग्निफिकेशन, ये आईपीस का मैग्निफिकेशन और ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव, आईपीस। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो दोनों, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। क्या बन गया ये? क्या बन गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? क्या बन गया? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बन गया, कितना बन गया ये बोलो ज़रा। ये बन गया V0 बाई U0, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट 1 प्लस D बाई FE। बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है जिसको मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। इसके अलावा जितने एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं कुछ भी याद नहीं रखना है, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, उलझ जाओगे अगर याद रखने जाओगे तो। सिर्फ ये याद रखना है, ना ये याद रखना है, ना ये याद रखना है, ना ये याद रखना। तो सर आपने दिए क्यों हैं, ताकि आपको पता हो कि ये अलग अलग फॉर्मेट्स में भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मैंने ये काट दिए हैं, वरना बच्चे रटने बैठ जाते हैं। नहीं रटना है, क्यों कर, याद ही नहीं रखना ये, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ ये याद रखो। जिसके टर्म्स में वो बोलेगा लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाओ और निकालो आंसर, सब मिल जाएगा। सर बेसिक फंडा याद रखो, क्या कर रहे हो। मैंने आपको कहा सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको क्लियर है उसको ये सारी बातें आसान लगेंगी, क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो है। ये इतना हिस्सा देखो, ये क्या है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इतना हिस्सा देखो, ये क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो है, और क्या है। ठीक है। हाँ, एक टर्म इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होती है, ये जो पूरा सेटअप है ना, इसको एक डब्बे में रखा जाता है, एक बक्से में रखा जाता है, जो आपका ट्यूब कहलाता है, ट्यूब जो है। और उस ट्यूब की लेंथ जो है पूरी, वो कहलाती है ट्यूब लेंथ। इस ट्यूब की लेंथ जो होती है, ये कहलाती है ट्यूब लेंथ, और इसकी वैल्यू है L। इसकी वैल्यू है L। L क्या बन जाएगा, V0 प्लस UE। ट्यूब लेंथ L क्या बन जाएगा, V0 प्लस UE। ये आ गई ट्यूब लेंथ। ठीक है, ये आ गई ट्यूब लेंथ। लिख लीजिए इतनी बातें सभी लोग तेज रफ्तार में, क्विक। चलिए तो लिख लिया इतना आपने, डन है इतनी बातें, बातें बढ़ाते हैं आगे। दूसरा केस वही कि जब इमेज बने इन्फिनिटी पे, यदि इमेज फाइनल इमेज आपको बनानी है इन्फिनिटी पे, तो सीधी सी बात है कि चेंज क्या आएगा, चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा, यदि आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यूई कितना होना चाहिए, इस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। दूसरे केस की कंडीशन हमने लिख दी कि यूई शुड बी इक्वल टू एफ ई। बस एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। क्या एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। वी नॉट बाई यू नॉट इंटू इंटू वी, कितना है वी, कितना है वी, कितना है वी, वी कितना बोला आपने, इन्फिनिटी। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/u टाइम्स ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f, और यहाँ पे आपने लिख दिया 1/v, जस्ट सेक, अपॉन 1/u, u की वैल्यू रख दो f, और ये वैल्यू आपने रख दी d। सो दिस इज d बाई एफ ई, दिस d बाई एफ ई। नोट कर लीजिए, ठीक है। ट्यूब लेंथ में एक छोटा सा चेंज आएगा, लेंथ बन जाएगी V0 प्लस एफ ई। ट्यूब लेंथ में एक छोटा सा चेंज आएगा, V0 प्लस एफ ई। कन्वेंशंस का आपको ध्यान देना है, जब भी आप इंसिडेंट के अपोजिट जाते हैं आप नेगेटिव लेते हैं, इंसिडेंट के अलॉन्ग जाते हैं तो आप पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कन्वेंशंस क्या बन जाएंगे, U0 नेगेटिव, V0 पॉजिटिव, F0 पॉजिटिव, UE नेगेटिव, VE नेगेटिव, FE पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन फाइनल नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टी बन रही है, अपोजिट है नेचर में। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईपीस के मैग्निफिकेशन की, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, सिर्फ आईपीस की बात करूं, आईपीस के लिए जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में सीधा ऑब्जेक्ट और उल्टी इमेज। ठीक, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, तेज रफ्तार में करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में एक छोटा सा चेंज आएगा,
अब ये सारी बातें रिपीट होने वाली है, इसलिए मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। काफ़ी धीमी गति में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें और हमको करनी है लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, इसलिए स्पीड मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। वही फॉर्मूला जो हम कई बार देख चुके हैं, मैग्नीफाइंग पावर का विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट यानी बीटा अपॉन विजुअल एंगल और अनएडेड आई यानी अल्फा। बड़ी अच्छी बात है। एक्सप्रेशन में चेंज क्या आएगा, चित्र देखो एक बार। चेंज आपके सामने सबसे बड़ा ये आया है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ी है, जो आईपीस लेंस है वो छोटी है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जब रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, कारण ये है कि जब रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, कारण ये है कि जब रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, ठीक है, जब रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, आप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम रेज आप गैदर करके एक शार्प इमेज बनवा दें। इसलिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, आप तारे सितारों को देख रहे हो, चांद को देख रहे हो, तो इतनी दूर ऑब्जेक्ट है, उसकी आप शार्प इमेज बनाना चाह रहे हो, तो आपको अधिक से अधिक रेज चाहिए गैदर करके किसी पॉइंट पे, जिसकी आप फिर मैग्नीफाइड इमेज बनाओगे। तो ये आ गया आपके पास पहली इमेज, इमेज नंबर 1। अब ये इमेज जो है ये एक्ट करेगी एज द ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो है ये एक्ट करेगी एज द ऑब्जेक्ट, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज दी ऑब्जेक्ट। बड़ी अच्छी बात है। पहले भी मैंने कहा था कि सिर्फ एक रे नहीं निकलती, हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा चित्र बना देते हैं, एक इधर और एक इधर, ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक्चुअल में कितनी रेज निकलती हैं? अनंत रेज। यहाँ पे हर जगह रेज ही रेज होंगी, यहाँ पे हर जगह रेज ही रेज होंगी, हर जगह यहाँ पे रेज ही रेज हैं, ठीक है, ऐसा। ओके, अब इससे आपने पीछे खींचा, इसको पीछे आपने खींचा, पीछे आपने खींचा, पीछे आपने खींचा, ये बन गई फाइनल इमेज, ये बन गई फाइनल इमेज। जब इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, जब इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकल लेंथ पे। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकल लेंथ। अब अगर ये फोकल लेंथ पे इमेज बनी है, ये है आई पीस, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी यू ई, और ये डिस्टेंस कहलाएगी वी ई, ये डिस्टेंस कहलाएगी वी ई, और ये रही आपकी आंख, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या कहा हमने? हमने कहा अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, यानी v की वैल्यू आपने ले ली इन्फिनिटी, अगर अनंत पे इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? एफ ई पे रखा होगा। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि यू ई इक्वल टू एफ ई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगा? इस केस में मैग्नीफाइंग पावर सिंपली बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर सिंपली बन जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई। क्योंकि ये क्या है? ये बेसिकली क्या लिखा है आपने? ये आपने लिखा है एफ नॉट बाई यू ई, ये आपने लिखा है एफ नॉट बाई यू ई, और यू ई को आपने रख दिया एफ ई, यू ई को आपने रख दिया एफ, ठीक है। ट्यूब लेंथ की बात करूं तो ट्यूब लेंथ कितनी बन जाएगी? सर एक ऑब्जेक्ट की इमेज एफ पे बन रही है और दूसरी इमेज भी आपको इन्फिनिटी पे बनानी है, तो ये जो यू ई है ये एफ ई के बराबर होगा, यानी इन शॉर्ट ट्यूब लेंथ आपके सामने आ जाएगी, इन शॉर्ट ट्यूब लेंथ आपके सामने आ जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई। ट्यूब लेंथ आपके सामने आ जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई। अगला चेंज मैं क्या करूंगा? वही करूंगा कि ऑब्जेक्ट को, इमेज को हम लोग इन्फिनिटी पे ना बना के डी पे बनवा देंगे। कहाँ पे बनवा देंगे? डी पे बनवाएंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर में इकलौता चेंज क्या आएगा? मैग्नीफाइंग पावर में इकलौता चेंज ये आ जाएगा, आपने लिखा माइनस एफ नॉट बाई यू ई, आपने लिखा माइनस एफ नॉट बाई यू ई, यू ई को रख दिया एफ ई, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एफ बाई डी, 1 प्लस एफ बाई डी, एफ यानी एफ ई बाई डी, ठीक है।
ओके, क्लियर है? ये आ गई ट्यूब लेंथ, लिख लो जल्दी। डन। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। इसके अलावा एक और टाइप का टेलीस्कोप होता है गैसीगेरियन टेलीस्कोप। अब ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। क्या है ये है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें आप यूज़ करेंगे मिरर्स, इसमें आप यूज़ करेंगे मिरर्स। ओके, एक आपके सामने पैराबोलाइड मिरर है, पैराबोलिक मिरर है एम, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है एम, वो ऑब्जेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। और एक कॉन्वेक्स एलिप्टिकल मिरर है जो कि सेकेंडरी मिरर की तरह एक्ट करेगा। F1 F2 उनकी फोकाई हैं, दे आर दी फोकल लेंस, फोकाई ऑफ द टू मिरर। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है कि ये आपने ले लिया एक मिरर और ये आपके सामने है दूसरा मिरर। सुनना ध्यान से। ओके, रेज जो इन्फिनिटी से आएंगी सबसे पहले किस पे टकराएंगी? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मिरर पे टकराएंगी। और वो कहाँ है? वो यहाँ है, यहाँ टकरा रही हैं। देख रहे हो आप? टकरा रही हैं, टकरा रही हैं, टकरा रही हैं, टकरा रही हैं, टकरा रही आ रही हैं। देख रहे हो? इन्फिनिटी से आ रही हैं, टकरा रही हैं और जा रही हैं। इन्फिनिटी से आ रही हैं, टकरा रही हैं और जा रही है। इसके आगे आपने क्या किया? एक लेंस यूज कर ली। इसके आगे आपने क्या किया? इसके आगे आपने क्या किया? एक लेंस यूज कर लिए। लेंस, लेंस देख रहे हो? क्या करेंगी वो? इन रेस को कन्वर्ज करवा के आंखों तक भेजेंगी। पहला मिरर ऑब्जेक्टिव, दूसरा मिरर सेकेंडरी मिरर। रेज आई, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, टकराई, दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ। रेज आई, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, टकराई, दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ। रेज आगे बढ़ी, इस लेंस के थ्रू कन्वर्ज हुई और आंखों तक पहुंची। ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर, ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। ओके, ये रेस थोड़ी छोटी बना देते हैं हम लोग, काफ़ी मोटी हो गई है, ये पतला कर देते। ओके, ये निकल गई फाइनल रेस। मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली आप याद रखिए F0 बाई एफ ई, माइनस ऑफ F0 डिवाइडेड बाई एफ ई। F0 क्या है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। और आईपीस क्या है? आईपीस क्या है? ये है आईपीस यहाँ पे आपके सामने, ये है आईपीस आपके सामने। ओके, ऑब्जेक्टिव मिरर है, आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव मिरर है, आईपीस आपके सामने, लेंस है। नोट कर लीजिए जल्दी। F0 बाई एफ ई आ गया आपका मैग्नीफाइंग पावर। चलिए एक सवाल करते हैं ट्राई। रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है सवाल? अ मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर away reads a book with small print using a magnifying glass which is thin, convex lens of focal length 5 centimeter. What is the closest and farthest distance at which he can read the book when viewing by the magnifying glass? ठीक है, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस वो कितनी रख सकता है कि उसको इमेज दिखे। दूसरी बात पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल इन दी अबव सिंपल माइक्रोस्कोप। आसान है, करते हैं इसको। बढ़िया सवाल है ये। क्या बोल रहा है आपको? मैन जो है विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट इसका कितना है? 25 सेंटीमीटर। मतलब इसको सबसे पास जो इमेज दिख पाएगी वो 25 सेंटीमीटर है ना? मतलब मिनिमम लोकेशन जिस पे इमेज बननी चाहिए वो -25 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम लोकेशन जिस पे इमेज बन सकती है वो तो इन्फिनिटी पे बन सकती है। इतना हमको मालूम है ना कि इमेज सबसे पास कहाँ बने ताकि आपको दिख जाए, आपके रेटिना को दिख जाए। 25 सेंटीमीटर होता है। और मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट। ओके, नियर पॉइंट, फार पॉइंट आपको देखे रखे हुए हैं इसके। पूछा क्या है? व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक
व्हेन व्यूइंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप ग्लास, सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको निकालना है मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ यू, यू मिन एज वेल एज यू मैक्स की वैल्यूज पे आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, ये हमको निकालना है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। सर एक्सप्रेशन होता है 1/x इक्वल एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, यही होता है। तो 1/u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/u को हम लोग लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/f, ठीक है। तो u को हम लोग लिख सकते हैं f इंटू वी अपॉन f माइनस v, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। v को डिवाइड में भेज दो, v को डिवाइड में भेज दो, f अपॉन f बाई वी माइनस 1, v को आपने डिवाइड में भेज दिया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ये आपने v को डिवाइड में भेज दिया। ये u है, ठीक है। तो अब आप एक बात पर ध्यान दो, ये u की वैल्यू मिनिमम कब होगी, u की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये टर्म मैक्सिमम होगी, और ये टर्म मैक्सिमम कब होगी, जब इसके डिवाइड वाली टर्म मिनिमम होगी। मतलब u मिनिमम तब होगा जब v मिनिमम है। यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जब u मिनिमम तो v मिनिमम, एंड व्हेन u मैक्सिमम v मैक्सिमम, ठीक है। u मिनिमम तो v मिनिमम, u मैक्सिमम तो v मैक्सिमम, और हमको निकालना यही है, हमको यही निकालना है, हमको u और v निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज निकालनी है। तो यहीं कर लेते हैं हम लोग सवाल को, है ना, यहीं कर लेते हैं सवाल को। पहला कंडीशन मैंने लिखी, मिनिमम की बात कर लेते हैं, मिनिमम की बात कर लेते हैं। केस 1 आपको निकालना है u मिन, तो एक्सप्रेशन आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्सप्रेशन आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, u इक्वल्स टू f, f कितना है इसका, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये आया 5 डिवाइडेड बाय 5 बाय f बाय v, v कितना है -25, है ना, -1, ठीक है। कितना बन रहा है ये, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1/5 माइनस 1/5, 5 एलसीएम लो इसका ज़रा, क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1/5, ये 6 बना और 5 ऊपर गया, 25 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 25/6, ये होता है 4.6 4 24, 1 4.1, और फिर क्या बचेगा 0 4, 4.16 अराउंड अप्रॉक्स, है ना। तो ये है यूमिन, ये है यूमिन, तो यही यू मैक्स भी निकाल के दिखा देता हूँ, एक ही पेज पे पूरा काम हो जाएगा। यू मैक्स, दूसरा केस, यू मैक्स, इसके लिए वी कितना चाहिए, अनंत चाहिए, तो वी अनंत रखो, वी इनफाइनाइट रखो, यू मैक्स कितना बन जाएगा, एफ अपॉन एफ बाई इंफिनिटी -1, है ना, कितना आ रहा है ये मैक्सिमम -5 आ रहा है। मतलब यू की रेंज क्या है, ऑब्जेक्ट कहां से कहां रखना है आपको, ताकि उसकी इमेज 25 और इंफिनिटी पे बने, ताकि आपकी आंखें उसको देख पाए इमेज को। आपको ऑब्जेक्ट रखना है मिनिमम यानी क्लोजेस्ट 4.16 पे, और मैक्सिमम 25 पे, मैक्सिमम 25 नहीं सॉरी 5 पे, मैक्सिमम 5 पे,
ठीक है, ये पहला पार्ट किया हम लोगों ने, ए पार्ट किया अभी सॉल्व, ये अभी हम लोगों ने ए पार्ट किया है सॉल्व। लिख लीजिए पूरा ध्यान से, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। डन 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 डन। बी पार्ट में बोल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर्स, तो ये तो बड़ा आसान पार्ट है, बी पार्ट बड़ा आसान होने वाला है, यहीं पे कर देते हैं हम लोग। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ऊपर से मंगवा लेते हैं पेज, ये आ गया हमारा ब्लैंक पेज। ठीक है, देखिए ज़रा, बी पार्ट सिंपली मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, हमको मालूम है मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, क्या क्या, जब इमेज बनेगी डी पे और जब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। एक एक्सप्रेशन आप लिखेंगे डी बाई एफ, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे 1 प्लस डी बाई एफ। क्या डेटा दे के रखा है आपको, -25 -5, है ना, कितना बनेगा ये सिंपली बनेगा 5, दिस इज सिंपली 5, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ यानी 1 प्लस 5 सिंपली 6, सिंपल। 5 और 6 ये हैं मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर्स, दिस इज द पार्ट नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप सबसे बन ही गया होगा, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, आसान था काफ़ी। अगला सवाल पढ़ो। थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विथ नियर पॉइंट हाँ लोकेटेड एट 25 सेंटीमीटर अवे, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अभी आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि थिन कॉन्वेक्स लेंस है, वही सवाल है, वैसा ही सवाल है, तो फोकल लेंथ आपको दे के रखी है, कितनी दे के रखी है, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे के रखी है आपको, नियर पॉइंट आपको दे के रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, आपको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, क्या करेंगे मैग्नीफाइंग पावर के लिए, क्या करते आए हैं हम लोग, कर सकते हो उसको आप लोग, सेम टू सेम सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो इसका आंसर आप लोग भेज दो तेज़ रफ्तार में कमेंट सेक्शन में, होमवर्क है ना। अब होमवर्क इन द सेंस कि चैट में आपको अभी बताना है, होमवर्क नहीं, इसको मैं टास्क लिखता हूँ, वरना होमवर्क से लोग सोचते हैं कि करने वाली चीज़ नहीं है, बाद में कभी करेंगे अगले जन्म में, है ना। तो ये देखो, ये सवाल जो अभी आपने किया है, ये जो सवाल आपने किया है, अगर ये करने में आपको 3-4 मिनट लगे हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिवली इसका आंसर भेजो, ताकि उससे मुझे क्या पता चलेगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग इन्वॉल्व हो लेक्चर में। ठीक है, आपके नाम मैं पढ़ूंगा, और जब आप आंसर लिखो तो अपना नाम लिखना साथ में, कई बार आईडीज़ रैंडम नेम से होते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अगर उनको कुछ कहा जा रहा है तो। अब देखिए, बात करते हैं एक और टॉपिक की, सुन लो ज़रा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हेडिंग लिखो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आपने, कई लोगों में से आप में से हो सकता है कि आप लोगों को स्पेक्स हो, है ना, आपके जो सीनियर्स हैं या तो घर में एल्डर्स हैं, दादा दादी, उनमें से किसी को चश्मा वगैरह होगा। अभी जो डिफेक्ट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि आपको दूर का तो दिख जाता है, लॉन्ग साइटेड हैं आप लोग, मतलब जिस भी इंसान को ये डिफेक्ट है कि वो लॉन्ग साइटेड है, लेकिन उसको पास की चीज़ें नहीं दिख पाती, पास की चीज़ें देखने में, किताब पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है। एक डिफेक्ट होता है शॉर्ट साइटेडनेस की, पास की चीज़ें दिख रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें देखने में समस्या आ जाती है। और एक होता है दोनों, जिसमें दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और जब दोनों समस्याएं हो तो प्रेस बायोपिया। ठीक है, करते हैं इसकी चर्चा। अब जैसे आप ये देखिए कि ये एक डिफेक्टिव आई है, ह्यूमन आई है, जब रेज आ रही हैं तो आई लेंस पे टकराती हैं, आई लेंस पे ये रेज टकरा रही है। ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए कन्वर्ज होंगी, लेकिन कन्वर्ज होके जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के, वो रेटिना पे ना बन के कहाँ बन रही है, वो किसी और लोकेशन पे बन रही है, आगे गिर रही है रेटिना के। जो इमेज है वो रेटिना पे ना फॉर्म होकर रेटिना के थोड़ा आगे फॉर्म हो रही है। तो ये कैसा डिफेक्ट हुआ, ये ऐसा डिफेक्ट हुआ कि आपको दूर की चीज़ें नहीं दिख पाएंगी, पास की तो दिख जाएंगी,
यानी पर्सन क्या है, पर्सन को पास की चीजें दिख रही हैं, तो पर्सन इज अ शॉर्ट साइटेड पर्सन, यानी नियर साइटेड, पास का दिखेगा। लिख देता हूं, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। नाम कैसे याद रखें, शॉर्ट साइटेड छोटी स्पेलिंग मायोपिया, लॉन्ग साइटेड लंबी स्पेलिंग हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे याद रखना, 8वीं 10वीं क्लास में भी पढ़ा था मैंने, तो ऐसे ही याद रखा था, तब से ऐसे ही याद है। अब इसको करेक्ट कैसे करें, इसको करेक्ट करने के लिए आपको ये जो इमेज बन रही है पीछे शिफ्ट करवानी है। इमेज जो बन रही है पीछे शिफ्ट करवानी है, तो आप कैसे शिफ्ट करवाएंगे, पैरेलल रेज आई, एक लेंस लगा दो आगे, एक लेंस लगा दो आगे, ठीक है, इस लेंस पे टकराई। अब इस लेंस का क्या नेचर रखें, इस लेंस का नेचर रखो डाइवर्जिंग, इस लेंस का नेचर रखो डाइवर्जिंग, इस लेंस का नेचर रखो डाइवर्जिंग। आपने डाइवर्जिंग नेचर का लेंस ली, ठीक है, आपने डाइवर्जिंग नेचर का लेंस ले लिया, और अब यहाँ पे आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दी। अब ये जो रेस सीधे आ रही थी थोड़ी सी डाइवर्ज हुई, अब इनको आप क्या करेंगे, अब इनको आप करवा देंगे ज्वाइन। ये देखो ये पहुंच गई रेटिना पे, ये पहुंच गई रेटिना पे। तो इस डिफेक्ट को आपने कैसे करेक्ट किया, ये जो शॉर्ट साइटेडनेस था कि इंसान को दूर का नहीं दिख रहा था, उसके लिए आपने कैसा लेंस यूज़ किया, उसके लिए आपने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। उससे क्या हुआ, उससे इमेज रेटिना पे जा गिरी और आपको दिखने लगा, और आपको दिखने लगा, ठीक है। आपको है जिस भी इंसान को वो समझते, मत बोलना कि सर हमको तो चश्मा है ही नहीं, हमको क्यों जो है डिफेक्ट क्रिएट करवा रहे हो आंख में। देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल हैं। रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, कॉनकेव लेंस यूज किया, कॉनकेव लेंस यूज किया, ठीक है। इतनी बात, मतलब इस लेंस के लिए एक पॉइंट डिसाइडेड होगा जिसके बियॉन्ड समस्या क्रिएट हो रही है, जिसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। चलिए आपने क्या कह दिया इस लेंस के लिए, आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस सिचुएशन में समस्या क्या है, इस सिचुएशन में समस्या है फार पॉइंट पे, कि मतलब ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा तो दिख रहा है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर आपने यहां रख दिया तो नहीं दिख पाएगा, तो नहीं दिख पाएगा आपको, ठीक है। अब ये फार पॉइंट हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक ऑब्जेक्ट देख पा रहा है। हो सकता है आपके घर के सामने एक बोर्ड है वो आपको दिख रहा है, लेकिन 2 मकान पीछे एक बोर्ड लगा है वो आपको नहीं दिख पा रहा, कोई झंडा है उस पर कुछ लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिख पा रहा है ना। तो आपका जो फार पॉइंट है वो डिसाइडेड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे की चीजें आपको नहीं दिख पाएंगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे की चीजें आपको नहीं दिख पाएंगी। तो आपने कह दिया कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि पर्सन देख सकता है बिना किसी स्पेक्ट्स के, बिना किसी स्पेक्ट्स के, वो कहलाता है फार पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी तक हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात की थी, अब फार पॉइंट की बात कर रहे हैं। इन रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज नॉट गिवन यू टेक इट एज द इन्फिनिटी। अगर आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लेके चलेंगे, इन्फिनिटी लेके चलेंगे। वैसे भी एक हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलिए इन केस ऑफ इमेज, इन केस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट, यदि मान लीजिए कि इमेज फार पॉइंट पे बन रही है, यू जो है आपका फार पॉइंट पे बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि 1/f, 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 ओके, इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यही कहलाएगा पावर ऑफ द लेंस। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, अगर आप इनको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये बन जाएगा पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बातें बढ़ा देते हैं आगे, अगले डिफेक्ट पे आते हैं। लंबी स्पेलिंग, लंबा नाम, लंबी स्पेलिंग, लंबा नाम, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख पा रहा है। पास का क्यों नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि जो रेज पास से निकल रही हैं वो रेटिना के पीछे गिर रही हैं। जो रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से वो कहाँ गिर रही है, वो कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं,
वो रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही हैं। तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये रेस पीछे ना जाएं, ये रेस आगे कन्वर्ज हो जाएं। उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने एक लेंस लगा दी, उसके लिए आपने एक लेंस लगा दी। उस लेंस ने क्या किया, उस लेंस ने क्या किया, उसने कन्वर्जिंग पावर बढ़ा दिया आपकी आंख का, और जो फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज है वो उस पॉइंट पे ना गिर के कुछ पहले ही गिर गई। फाइनल इमेज जो है वो थोड़ा पहले ही बन गई। फाइनल इमेज जो है वो थोड़ा पहले बन गई, यानी रेटिना पे गिर गई, रेटिना पे बन गई आपकी इमेज। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, यही तो समस्या है। टू रिमूव दिस डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, इस डिफेक्ट को यूज करने, डिफेक्ट को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। फिर वही डिस्कशन कि हम लोग नियर पॉइंट को क्या लिखेंगे, नियर पॉइंट को हम लोग लिखेंगे वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि इंसान देख सकता है बिना किसी स्पेक्ट्स के, ये कहलाता है नियर पॉइंट। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो 1/f का फॉर्मूला आपके सामने आएगा ये, 1/f का फॉर्मूला आपके सामने ये बन जाएगा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/, ओके। डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव, पावर इसका आएगा पॉजिटिव, ध्यान रखना डायरेक्टली बात, ठीक है। अब एक डिफेक्ट और होता है जो कि मेंशन नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। एक डिफेक्ट और होता है, ब्लैंक पेज ले लेते पेज, एक डिफेक्ट और होता है प्रेस बायोपिया, एक डिफेक्ट और होता है प्रेस बायोपिया। कौन सा, इसमें दोनों समस्याएं एक साथ होती, इसमें दोनों समस्याएं एक साथ होती, मतलब पर्सन इज एट द सेम टाइम, person is at the same time suffering from myopia as well as hypermetropia, दोनों समस्याएं इस व्यक्ति को एक साथ है। तो आपने देखा होगा कि वो पुराने ज़माने के कुछ ऐसे ग्लासेस आते हैं जिसमें ऊपर जो है हल्का लेंस होता है, भारी लेंस होता है ना, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है। कैसे स्पेक्स बनेंगे, स्पेक्स कैसे बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो व्हाट इज द रेमेडी, रेमेडी अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप लोग, रेमेडी, रेमेडी इसमें हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग लेंस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से, जैसे ये मान लो स्पेक्स है ना, मान लो स्पेक्स है, स्पेक्स बना के देखो, तो ये मान लो कि क्या, हाँ दादाजी का चश्मा। अब इसमें इस प्रकार का दिखता है आपको, इस प्रकार का दिखता है चश्मा। पूछ लिया जाए कि कौन सी लेंस किस नेचर की है, ये जो नीली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कौन सी होगी, कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स, हरी वाली कौन सी होगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, क्या बताओगे। जो छोटी वाली वो डेफिनेटली पास में पढ़ने के लिए हमने रखी है, मतलब वो कॉन्वेक्स है। वो कौन सी है, वो कन्वर्जिंग लेंस। और जो हरी वाली है वो कॉनकेव है, डाइवर्जिंग लेंस, हाँ या ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लोग यूज़ करते हैं, इतनी बातें काफ़ी हैं इसके लिए आपको जानना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बात ध्यान से सुन लो, मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं इसमें, कोई भी डिलीटेड टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। क्यों, क्यों इसमें नहीं छोड़ा है, क्योंकि स्टेट बोर्ड है, CUET है। तो सबसे पहले तो ऑल 8 लेक्चर्स यू हैव टू रीकैप, फिर से देखो क्विकली, उनके नोट्स को रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस को रीसॉल्व करो, एंड जितने भी डेरिवेशंस हैं डिराइव करो, ओके।
इसके अलावा NCERT के जितने इलस्ट्रेशंस हैं, पीछे के क्वेश्चंस हैं, उनको लगाना शुरू कर दो। स्टार्ट डूइंग ऑल द क्वेश्चन। कल हम लोग शुरू करेंगे एक नया यूनिट जो कि है वेव ऑप्टिक्स। तब तक आपको ये पूरी बातें अच्छी तरह से रिकैप करके रखनी है। तो मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।